गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर महेंद्र सिंह मीना, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। यूट्यूब क्लास में सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। भारतीय दंड संहिता में आज हम धारा 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण का प्रावधान पढ़ेंगे। शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण, यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, कोई उन्मत्त व्यक्ति या कोई विप्रचित व्यक्ति, कोई जड़ व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो मत्तता की अवस्था में है आत्महत्या कर लेता है, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या के दुष्प्रेरण को जब आत्महत्या कर ली जाती है यह धारा दंडित करती है। धारा 305 और धारा 306 को साथ साथ पढ़ा जाना चाहिए। धारा 305 के अनुसार यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति कोई आत्महत्या कर लेता है, तो जो कोई ऐसे आत्महत्या के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। यह आवश्यक है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति इस धारा में उल्लिखित कोटियों में से ही किसी कोटि का होना चाहिए। यह धारा केवल तभी लागू होती है जब दुष्प्रेरित व्यक्ति आत्महत्या कर ले। भारतीय दंड संहिता के निर्माताओं ने इस धारा के अधीन अपराध को अत्यंत गंभीर माना है और इसलिए इसके लिए अत्यधिक कठोर दंड, जिसमें मृत्यु दंड भी सम्मिलित है, की व्यवस्था की गई है। जैसा कि संहिता की धारा 107 में वर्णित है, दुष्प्रेरण उकसाहट या षड्यंत्र या साक्ष्य सहायता द्वारा किया जा सकता है। इस धारा के अधीन अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और असमनीय है और यह सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आत्महत्या का दुष्प्रेरण जब आत्महत्या कर ली जाए इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध है। धारा 305 और धारा 306 के अधीन अपराधों की प्रकृति समान है। धारा 306 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह 10 वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस धारा के अधीन ये साबित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त ने मृतक को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया और उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप मृतक ने आत्महत्या की, जैसा कि संहिता की धारा 107 में वर्णित है। दुष्प्रेरण उकसाहट या षड्यंत्र या साक्ष्य सहायता द्वारा ही किया जा सकता है। इस धारा के अधीन अपराध की प्रकृति गंभीर है, पर धारा 305 की तुलना में यह अपराध कम गंभीर माना गया है, जिसमें अधिक कठोर दंड की व्यवस्था है। उच्चतम न्यायालय ने पी रतिनम बनाम भारत संघ 1994 क्रिमिनल लॉ जनरल सुप्रीम कोर्ट में के मामले में यह कहा कि वह धारा 309 को संवैधानिक अभिनिर्देशित किया जाए तो वह अत्यंत संदेहपूर्ण होगा कि क्या धारा 306 बच पाएगी, क्योंकि आत्मबद्ध संकल्पनात्मक रूप से अन्य व्यक्तियों को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने से भिन्न है। इन दोनों उपबंधों के आधार अलग अलग है, क्योंकि एक में व्यक्ति स्वयं का जीवन समाप्त करता है जबकि दूसरे में किसी को अपना जीवन समाप्त करने के लिए वह दुष्प्रेरित करता है। नवविवाहित स्त्रियों को यातना देना। नवविवाहित स्त्रियों की मृत्यु की संख्या में आई अचानक वृद्धि से आधुनिक भारत में धारा 306, धारा 304B और धारा 498A अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। समीर सामंत बनाम राज्य 1993 क्रिमिनल लॉ जनरल कलकत्ता हाईकोर्ट का मामला है। इस मामले में एक नवविवाहित स्त्री को दहेज की अप्राप्त वस्तुओं के लिए ससुराल वालों के द्वारा तंग किया जाता था। बकाया मांगे पूरी कर दिए जाने के पश्चात ये विषय समाप्त हो गया। दहेज संबंधी अन्य कोई मांग भविष्य में किए जाने का या स्त्री को किसी प्रकार से यातना दिए जाने का कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं था। मांगे आदि समाप्त हो जाने के 1.5 माह के भीतर उस स्त्री ने आत्महत्या कर ली।
यह अभिनय रद्द किया गया कि दोष सिद्धि अपास्त किए जाने योग्य है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत धारा 306 और धारा 498 के अधीन संयुक्त दंडादेश नहीं दिया जाना चाहिए था। राज्य बनाम वसंत शंकर मैसाने 1993 मुंबई क्रिमिनल लॉ जर्नल में एक नवविवाहित स्त्री को तंग किया जाता था, यातना दी जाती थी और पीटा जाता था, उसकी कभी तारीफ नहीं की जाती थी, उसे प्यार नहीं किया जाता था और उसे प्रसन्न नहीं रखा जाता था। इस निरंतर और अनवरत तंग किए जाने से उसने आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, परंतु अपने मृत्युकालिक कथन में उसने अपने पति और ससुराल पक्ष को इन सब आरोपों से मुक्त कर दिया, पर अन्य साक्ष्य सभी को साबित कर रहे थे। यह निर्धारित किया गया यद्यपि धारा 306 लागू नहीं की जा सकती, पर धारा 498 के अधीन दोष सिद्धि स्पष्ट थी। मोहन रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 327 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दो बातें आवश्यक मानी गई। नंबर 1 दुराशय अर्थात मेंसरिया और दूसरी सक्रिय कार्य अर्थात एक्टिव एक्ट। पवन कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 1998 में पति तथा उसके माता पिता द्वारा वधू में से निरंतर दहेज की मांग की जाती रही थी। वधू उसे टीवी, स्कूटर आदि लेने को कहा जाता था। वधू द्वारा आत्महत्या किए जाने के एक दिन पूर्व भी पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। पत्नी की बहन से पति ने यह साफ साफ कहा था कि वह अब भविष्य में उसकी पत्नी का मुंह देखना पसंद नहीं करेगा। इसे आत्महत्या का दुष्प्रेरण माना गया। भगवान दास बनाम करतार सिंह AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2045 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि केवल पति पत्नी में मतभेद होना धारा 306 के अंतर्गत हत्या का दुष्प्रेरण नहीं माना जा सकता। धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न अटेम्प्ट टू मर्डर। जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु काट कर देता तो वह हत्या का दोषी होता। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित हो जाए तो वह अपराधी जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित हो जाए तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से ऐसे दंड से दंडित होगा जैसा एतस्मिन् पूर्ण वर्णित है। अर्थात यदि आजीवन सिद्ध दोष द्वारा ऐसा हत्या करने का प्रयत्न किया जाता है तो क्या होगा, जबकि इस धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन सिद्ध दोष के दंडादेश के अधीन है और तब यदि उपपत्ति कारित हुई है तो वह मृत्यु से दंडित किया जा सकेगा। दृष्टांत है इस धारा में। नंबर 1 यह का वध करने के आशय से कै उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है, यदि मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता। कै इस धारा का अधीन दंडनीय है। दूसरा उदाहरण है कै कोमल वयस्क के शिशु की मृत्यु करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में आरक्षित छोड़ देता है। कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है, यद्यपि परिणाम स्वरूप उस शिशु की मृत्यु नहीं होती। तीसरा दृष्टांत है यह की हत्या का आशय रखते हुए कै एक बंदूक खरीदता है और उसे भरता है। कै ने अभी तक कोई अपराध नहीं किया, यह पर कै बंदूक चलाता है, उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। और यदि इस प्रकार गोली मारकर वह यह को घायल कर देता है तो वह इस धारा में प्रथम पैरे के पिछले भाग द्वारा उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। चौथा दृष्टांत है विष द्वारा यह की हत्या करने का आशय रखते हुए कै विष खरीदता है और उसे उस भोजन में मिला देता है जो कै के अपने पास रहता है। कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध अभी तक नहीं किया है। कै उस भोजन को यह की मेज पर रखता है या उसको यह की मेज पर रखने के लिए यह के सेवकों को परिदत्त कर देता है। कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।